नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्व IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले मैं वीडियो श्रृंखला इकोनॉमिक्स में शुरू किया था। तो पहली वीडियो के अंतर्गत मैं सिलेबस, किताबें, मैगजीन, पेपर, सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। अब उसी श्रृंखला में मैं पूरी डिटेल्स इकोनॉमिक्स का पढ़ाऊँगा, जिसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत अर्थ यानी मनी का स्टडी किया जाता है, जिसके अंतर्गत मनी का स्टडी किया जाता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसके जो ब्रांच होता है बहुत व्यापक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसकी एक सटीक डिफिनीशन एडम स्मिथ की बुक्स द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। में डिफिनीशन मिलती है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स को ये कहते हैं कि धन का विज्ञान है, मनी ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स इज द मनी ऑफ साइंस, मनी ऑफ साइंस। अर्थात इसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, एक क्षेत्र विशेष या जितनी प्रकार की वस्तु और सेवा सर्विस सेक्टर की जो भी चीज़ें होती है उन सब के प्रोडक्शन से लेकर डिमांड सप्लाई सारे चीज़ों का जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा चीज़ें होता है। इसका एक छोटा सा पार्ट इंडियन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी। तो हमको मेन रूप से इकोनॉमी ही, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। यहाँ इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया बहुत बड़ा, मतलब पूरे विश्व का। और जैसे ही इंडियन इकोनॉमिक्स लगा दिए यानी कि पूरे भारत तक सीमित हो गई, इंडिया तक ही सीमित हो गई। दूसरी चीज़ जैसे USA की इकोनॉमी, तो USA के क्षेत्र विशेष के फील्ड के अंतर्गत ही हम उसकी इकोनॉमिक्स से देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये चीज़ों का देखेंगे। अब आगे चल के इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स के दो भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड है जिसका होता है स्मॉल, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और इसका मीनिंग होता है लार्जेस्ट या बिग, बड़ा। तो क्या है ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट? तो आप समझेंगे कि हिंदी में इसे यदि जानना चाहते हैं तो इसको कहते हैं व्यष्टि इकोनॉमिक्स और इसको कहते हैं समष्टि इकोनॉमिक्स। नाम लिख लीजिएगा, समष्टि व्यष्टि में ही 80% चीज़ें भूल जाती है। इसे समझने के लिए ये जान लीजिएगा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंग्लिश के इसलिए मैं आपसे बोला था कि इकोनॉमिक्स के इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आसान होते हैं कंपेयरिंग टू हिंदी वर्ड। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र से अच्छा माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लाइन में। तो होता क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिस, प्लेटफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक छोटे लेवल की, एक फैमिली के आधार पे, एक यूनिट के आधार पे, एक कंपनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड सप्लाई से रिलेटेड सारी चीज़ों का स्टडी होता है।
जबकि इसके अंतर्गत इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी हो गया, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गया, इन चीज़ों का बड़े स्तर पे अध्ययन स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक। तो क्या कैसे इसके डिफिनीशन लिखेंगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी हैव स्टडी अबाउट लोअर लेवल economical development and other things, just like a family, a company। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक प्रकार की अर्थशास्त्र की वह भाग जिसमें छोटे स्तर की चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी हैव स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, जीडीपी, नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स we will discuss about things। तो there is a difference between macroeconomics and macroeconomics। उसके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले लिखो माइक्रो एलिमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्मॉल इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई के अंतर्गत वी हैव स्टडी 3 मेन प्रिंसिपल, 3 मुख्य सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। पहला, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। दूसरा, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। और तीसरा, कीमत का सिद्धांत, कॉस्ट प्रिंसिपल। प्रोडक्शन प्रिंसिपल, प्रोड्यूसर प्रिंसिपल। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर एंड कॉस्ट प्राइस। तो ये सिद्धांत होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसका एनालिसिस करते हैं? तो लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सम इम्पॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं? तो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, एंड मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। सेकेंड, बजट। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, आप लोग नोट करते, कॉपी पेन लेके बैठ के इसको बैठिएगा। आप लोग जो भी मैं लिखवा रहा हूँ क्लास के चीज़ों का, यहाँ तो क्लास के बच्चे नोट कर लेंगे, लेकिन आप लोग में से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट करते चलिए, अपना नोट्स बनाइएगा। और नोट्स हमेशा कैसा बनाना चाहिए? A4 साइज़ के पेपर में, और ऐसे बनाना चाहिए कि एक साइड हेडिंग लिखें तो उसके साइड से लिखें कि भविष्य में कुछ नई चीज़ें मिलती है तो आप जोड़ लेते हैं। नोट्स बनाना भी एक कला होती है। जो आपको थोड़ी सी चीज़ सिखा देते हैं, जैसे ये A4 साइज़ का पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे मैक्रो। तो यहाँ से ये वाले पोर्शन में इतने में लिख दें, ठीक है। ये वाला पोर्शन छूटा रहेगा, फिर यहाँ से लिखे माइक्रो, फिर ये वाला पोर्शन छूटा रहेगा। तो यदि भविष्य में कोई नया चीज़ मिलता है तो यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। क्यों ऐसा नोट्स बनाया जाता है? कि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, हमेशा अपडेटेड होती रहती है। ये ट्रेडिशनल पोर्शन है, मैं मानता हूँ, लेकिन भविष्य में कुछ नई चीज़ें मिलती है
किसी किताब से, किसी सोर्स से, तो आप यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ऐसे नोट्स बनाना है। आप लोग को भी मैंने बता दिया, क्लास में तो बताता हूँ। ये से सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हमने जाना कि इसके साथ साथ और कुछ एलिमेंट हैं, लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था का मुद्रास्फीति। अगला पॉइंट लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत। तो अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जैसे कि आप देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, इसमें हम कॉस्ट प्रिंसिपल के एनालिसिस कर रहे थे, और इसमें रोजगार प्रिंसिपल, रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, प्रिंसिपल। अब दो चीज और क्या है इसके अंतर्गत, ये स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट, जिसके अंतर्गत एक फैमिली, एक छोटी कंपनी, इंडस्ट्री, इसमें बड़ी चीज़ों का स्टेट लेवल, स्टेट या कंट्री लेवल के बारे में बात किया जाता है, जिसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ, जीडीपी, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज़ कंफर्म हुआ, जो भी चीज़ें छूटी है वो नोट कर ले। इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊँगा, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है सारे। तो इसमें डिटेल्स की सारी चीज़ें हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, तो आपको आप लोगों को समझ में आती रहेगी। ये सारी चीज़ें ये हो गए। अब मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, अब इंडियन इकोनॉमिक्स, अब यहाँ से मिटा देना। अब शुरू होता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, तो देखो मेनली 3 सेक्टर होते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में 2 सेक्टर और जुड़ चुके हैं, तो टोटल ये 5 सेक्टर हो गए हैं। 5 सेक्टर कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ। तो लिखो, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर किसे कहेंगे? तो ऐसे सेक्टर, ऐसी चीज़ें जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जो ओरिजिन प्रकृति से होती हैं, जैसे वन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये एकदम इससे निकलता है। माइंस हो गई, जितने भी खनन होते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? ये ओरिजिन, ये क्या है? प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जिसके अंतर्गत मैंने क्या बोला? वन बोला, कृषि बोला, खनन बोला, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग्स। ये इंग्लिश टर्म्स भी मैं डिस्कस करते चलूँगा। सेकेंडरी सेक्टर में द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इसको ना एक और टर्म से यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल फील्ड। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे कहते हैं।
इसका कार्य क्या होता है कि ये प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल इंक्लूड करके और इसका मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरी नई चीज़ों का बनाता है, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। थर्ड आता है टर्शियरी सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ों को डिपेंड होती हैं, जिसमें चिकित्सा मतलब हेल्थ फैसिलिटी आ गया, हेल्थ फैसिलिटी के बैंकिंग फैसिलिटी आ गया, होटल आ गया, रियल इस्टेट की जो भी मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं थर्ड में आती है। ये थर्ड सेक्टर इसके ऊपर डिपेंड होती है। क्यों? इसको ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम सर्विस सेक्टर करता है। तो थर्ड सेक्टर कंफर्म हो गया, लिख लिए। अब आता है फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर और ये फिफ्थ सेक्टर दोनों नया होगा आप लोग के लिए। तो फोर्थ सेक्टर के अंतर्गत हम उन चीज़ों का स्टडी करते हैं। ये टर्शियरी सेक्टर का इस समय मॉडर्नाइज किया हुआ एक सेक्टर है, जिसके अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तकनीकी, कि अब देश का किसी देश का विकास उसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे आता है, रिसर्च कितना अच्छा हुआ, कौन सी मेडिसिन आती है, तो इसके अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे नॉलेज हो गया, लिखते चलिए, नॉलेज ज्ञान। दूसरी चीज़ें आ गई म्यूचुअल फंड, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च, ईटीसी, इस सेक्टर में आता है, फोर्थ सेक्टर में आता है। फिफ्थ सेक्टर भी थर्ड सेक्टर का भाग है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप किसी से सलाह लेते हैं एजेंट के रूप में, जैसे फाइनेंशियल सलाह लेते हैं, लॉ से रिलेटेड सलाह लेते हैं, तो सजेशन ऑफ एनी फील्ड्स दिस इज इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर्स। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कंपनियों और व्यवसायों में वैज्ञानिकों के साथ कानूनी सलाहकार के रूप में जो सहायता लिया जाता है उसको फिफ्थ सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। यदि ये कहा जाए कि मुख्यतः तीन ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन ये जो नए फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्टर पढ़ रहे हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्टर है, आप एक चीज़ जान लो ना कि ये इसी का आधुनिक मॉडर्नाइज्ड रूप है, जिसको अलग करके और इस पे विकसित किया जाता है। जैसे सबसे अधिक यदि चाइना को देखा जाए तो वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम करने लगा है। आज भी देखेंगे तो चाइना का ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर बहुत ज़्यादा है। अभी भी सर्विस सेक्टर की चीज़ों में देखा जाए तो भारत से पीछे है चाइना, बट इन दो सेक्टरों में बहुत आगे है। शायद विश्व में सबसे आगे इसका सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो ये हब, मैन्युफैक्चरिंग का हब चाइना को माना जाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। क्या होता है, तो कितने प्रकार की, तो देयर आर, ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। यह 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए, सरकार के ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार के नियंत्रण के आधार पे, ऑन द बेसिस और गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें कौन कौन सी पढ़ना है उसको नेट कर लीजिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था। थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिक्स्ड, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको
बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छा आसानी से इसका डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे ना इसका एग्जाम्पल सभी का लिख लीजिए। जैसे कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट दुनिया में यूएसए है। मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल होता है, क्या होता है। दूसरा चीज़ आता है रसिया, क्या सोशलिस्ट में रसिया आता है, जबकि थर्ड में भारत आता है, इंडिया आता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के मर्जर रूप को ही मिलाकर मिक्स्ड अर्थव्यवस्था बनती है। दूसरा सेक्टर लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग। इसमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, डेवलप इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, विकासशील अर्थव्यवस्था, थर्ड वन होती है लिस्ट इकोनॉमी, लिस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, अल्प विकसित इकोनॉमिक्स, लिस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। पहला हो गया सरकार के नियंत्रण के आधार पर। दूसरा हो गया विकास के आधार पर। तो इसमें आपने 3 पढ़ा, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। इसमें 3 पढ़े आप लोग, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और थर्ड वन लिस्ट डेवलपिंग, अल्प विकसित। अभी एक चीज़ और है, अभी इसको बता देते हैं कि डेवलपिंग, इसको भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी आपको परिचय इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपको समझ में आ जाएगी कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। तो विकसित अर्थव्यवस्था के आगे आप लिख सकते हैं यूएसए का एग्जांपल, मैं डिटेल से इसके पढ़ाऊंगा। यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे डेवलप्ड कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आप इंडिया को लिख सकते हैं, जबकि लिस्ट डेवलपिंग के अंतर्गत बांग्लादेश को लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो अप कर रहा है और उसको सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप इसके ना आप ओवरव्यू देखेंगे कि किस आधार पे हो रहा है, वो आगे मैं बताऊंगा। अब इसके आधार पे ना और शेष 2 प्रकार की और रिमेनिंग इकोनॉमिक्स। तीसरा होता है अदर थिंग्स, अन्य, अदर थिंग्स। अन्य में क्या होता है, तो अन्य में 2 प्रकार की इकोनॉमिक्स हो जाती है, के पार्ट है। पहला ओपन इकोनॉमी, और दूसरा क्लोज इकोनॉमी। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। आप एग्जाम्पल इन सब का लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओपन इकोनॉमी के अंदर सिंगापुर, और इसके आगे लिख लीजिए नॉर्थ कोरिया। लिखते ही ये तो आपके मन में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये ओपन क्यों है और क्लोज्ड क्यों है। तो नॉर्थ कोरिया को आप जानते हैं कि उसकी कॉन्सेप्ट क्या है। ये छोटा सा थोड़ा था भाई, इसके बारे में डिटेल पढ़ाऊँगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब पहली डिटेल्स में लिखिए, पहला जो लिखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंतर्गत निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला ज़्यादा रहता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट सेक्टर से। यही तय करते हैं कि बाजार में डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति को किस आधार पे तय किया जाए। पहली बार इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा कि इसका एक एग्जाम्पल में यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ये सारे के सारे कंट्री कैपिटलिस्ट हैं। क्यों हैं मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पे 80% चीज़ें प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करती है कि किस तरीके से मार्केटिंग होगी, कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को आवश्यकता है मॉडर्न टाइम में। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसमें बहुत कम होता है। वो रेगुलेट करने का काम करती है कि कोई गलत तो काम नहीं हो रहा है, ये सारे काम करती है। इसका जो कंसेप्ट पहली बार मिलता है तो एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में फर्स्ट टाइम इसका कंसेप्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का कंसेप्ट मिला। जिसमें इस को लेजेज फेयर की पॉलिसी पे आधारित बताया गया है। लेजेज फेयर और हस्तक्षेप की नीति, छेप की नीति पर आधारित बताया गया है। और हस्तक्षेप लेजेज मतलब क्या कि इसमें कोई भी काम करता है सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री लगा के वो प्रोडक्शन करता है तो उसमें रोक टोक की ज़्यादा नहीं होता है। सरकार ये नहीं कर सकती है जैसे भारत में है कि यदि गलत करती है तो तुरंत सरकार रोक सकती है, बहुत चीज़ों में वो सपोर्ट भी करती है। तो पंडित जी के आज़ादी के समय हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि हम किस खेमे में जाएं, कैपिटलिस्ट की तरफ जाएं या सोशलिस्ट की तरफ, क्योंकि हमारे पास पूंजी का भी अभाव था और गरीबी का भी बोलबाला था। तो दोनों को मर्ज करने के लिए सोशलिस्ट आई। आगे मैं पढ़ाऊँगा। दूसरा लिखिए, इसकी ना कुछ विशेषताएं, गुण हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो गुण हैं तो लिख लीजिए वो भी। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है। निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है वो मेन होती है। दूसरा होता है अधिकतम लाभ की व्यवस्था की जाती है, मैक्सिमम बेनिफिट आधारित ये अर्थव्यवस्था होती है। इसमें इकोनॉमिकल फ्रीडम ज़्यादा होता है, आर्थिक स्वतंत्रता इसमें ज़्यादा होती है। इसमें मांग और पूर्ति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, या इसमें कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मांग और पूर्ति भूल जाएगी, इंग्लिश वर्ड ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग। डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र और राज्य सरकार का हस्तक्षेप मतलब पार्टिसिपेंट्स मतलब कम होता है। मिनिमम पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये इसकी खासियत होती है। इसी के गुण न छोटे पूछ देते हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये विशेष क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिटी क्या क्या होती है, गुण जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के गुण क्या हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरा होती है सोशलिस्ट, लिखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी।
सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये इकोनॉमी जर्मन के एक फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे आधारित है। दिस इकोनॉमी बेस्ड ऑन जर्मन फिलोसोफर concept of German philosopher Karl Marx. This economy based on the concept of German philosopher Karl Marx के आधार पे आधारित है। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट मेन होता है, सरकार का मेन पावर दिया जाता है, यानी पूरी इकोनॉमी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी का एक खराब रूप को साम्यवादी इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहा जा रहा है, जहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से सेंट्रल के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाती है इकोनॉमी। उसमें लोगों की इच्छाओं क्या ज़रूरत है इसकी ख्याल नहीं रखा जाता है। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल चाइना है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल रसिया है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक में तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में तो आप सरकार समाज के लोगों से जुड़ के देख के चल सकती है, लेकिन कम्युनिस्ट इकोनॉमी में नहीं चलती है। वहाँ पूरी की पूरी कंट्रोल किसके द्वारा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। सारी चीज़ें वही करती है, इसके सिवा और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। थर्ड लिखिए मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी, चाहे एक काम करते हैं ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा इसके साथ जोड़कर, ठीक है? तो आप इसको पढ़िए और इसके बाद साथ है ना क्लास 11th की चैप्टर 1 को थोड़ा विधिवत पढ़ लीजिए। इसमें सारी कंसेप्ट आपको डिटेल से डिस्कस हो जाएगा। और तो प्रधानमंत्री, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ना यूट्यूब पे एक फ्री पड़ा है, यूट्यूब पे फ्री पड़ा है प्रधानमंत्री एपिसोड। इसको पूरी डिटेल से देखिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये थे पहले लेक्चर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। दूसरे लेक्चर में मैं पूरी डिटेल से डिस्कस करूँगा। थैंक यू।